अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 23 का आखिरी बचा हुआ हिस्सा और फिर 24 भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस, ठीक है। इससे पिछले तक हम पढ़ चुके थे, ये वाला एडवर्स इंटरनेशनल ट्रेड शॉक पिछली वीडियो में। अच्छा, इम्बैलेंसेस इन पॉलिसी रिस्पॉन्स। अच्छा देखिए, क्योंकि हमने अभी तक यही देखा है कि जहाँ जहाँ इम्बैलेंसेस आ रहे हैं वहाँ किस तरीके से उसको कैटर किया जा रहा है कि अगर कोई पॉइंट जो है फी लाइन के वो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ सरप्लस है, जिसके बाद वो मनी एलएम जो है वो शिफ्ट हो रहा है। या कभी आईएएस की फिस्कल पॉलिसीज़ भी हमने देख ली, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव कैपिटल फ्लोज और अनरिस्पॉन्सिव कैपिटल फ्लोज के साथ भी। तो हम किसी तरीके से सारी चीज़ों को बैलेंस करके लेकर आएँ कि बैलेंस करें। अच्छा, फिगर नंबर 23.10 जो है ना वो कुछ 4 किस्म के केसेस बता रही है। अच्छा, ये केसेस क्या हैं कि लेट सपोज हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस हो, तो आप क्या करेंगे। तो देखिएगा कि हमने जिस तरीके से पिछली वीडियो ड्राफ्ट्स में करा है, क्योंकि आप होपफुली आप लोग ड्राफ्ट्स जो है वो सारे बना भी रहोगे, तो देखना है कि जब, क्योंकि देखो एक है फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन, वो लाइन जहाँ ये सारे जो है वो मर्ज हो के एक साथ मिले हुए हैं, तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उससे ऊपर कहीं जो है वो आपका अभी हमें दिखाते हैं ऐसे कि मतलब कोई ग्राफ ऐसा हो जिसके अंदर जो है वो जो आई एस एल एम की इंटरसेक्शन है वो एफ ई लाइन से ऊपर बनी है। तो एफ ई लाइन तो फिक्स रेट में हिल नहीं सकती, यानी आई एस एल एम को ही हिलते हुए उस तरफ जाना होगा। तो क्या करते हैं वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि एफ ई लाइन वहीं पर है, तो इट मीन्स आई एस एल एम और एफ ई तीनों उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो, किसी एक पॉइंट पर, और जहाँ वो इंटरसेक्ट होंगे इसका मतलब है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन है। और अभी आई एस एल एम एफ ई लाइन से पीछे की तरफ है, इट मीन्स अभी वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे नहीं पहुँचे। तो वो कैसे पहुँचेंगे, लाजमी सी हमने देखा था कि वो किस तरीके से पहुँच रहे हैं कि वो मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, एल एम एक्सपेंशरी पॉलिसी लगती है मॉनेटरी, और वो सरप्लस भी कैटर हो जाता है, और वो एफ ई लाइन के आई एस एल एम जो है वो दोनों उधर आ जाते हैं। जैसे कि मैं दिखा भी दूँ आपको वो वाली आपकी ग्राफ भी जी नहीं, ये ग्राफ नहीं था, वो था ये वाला ग्राफ। बिल्कुल, देखें आई एस एल एम और एफ ई जो है वो तीनों इंटरसेक्ट हुए ई पॉइंट पे, जबकि पहले कहाँ थे, ए पॉइंट पे आई एस एल एम था। तो ए पॉइंट जो है वो एफ ई से पीछे था, तो इन्होंने क्या करा, और क्योंकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन है वो ये है जहाँ पे ई पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा कि वो ए पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है कि इन्होंने एक्सपेंशरी पॉलिसी लगाई, एल एम को आगे बढ़ाया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि आउटपुट भी बढ़ गया। इसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला था वो भी कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिली, और साथ ही साथ जो है वो आपका आपके पास जो है एक तो एम्प्लॉयमेंट भी और सरप्लस का भी जो है मसला था कि जो, क्योंकि देखिए इस पॉइंट के ऊपर जहाँ वो ए पॉइंट था उस पॉइंट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि एफ ई लाइन से ऊपर है तो हम सरप्लस में, तो सरप्लस वाला मसला भी हल हो गया। ठीक है। अच्छा, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगेगी हमेशा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हुई और हाई अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हुआ तो। अच्छा, इन्फ्लेशन का मसला हुआ, यानी आप फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे हैं, तो इन्फ्लेशन का मसला हुआ और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ, तो डेफिनेटली कोई भी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी एलएम को कम करेंगे और आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन दो जगहों पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन मार्क क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि कोई एक पॉलिसी आप सजेस्ट नहीं कर सकते, यानी खाली ये नहीं कह सकते कि एक्सपेंशनरी लगा दें, खाली ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्शनरी कोई सी पॉलिसी लगा दें। ठीक है। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या करें। तो इसके लिए एक हम नीचे जो है वो एक ये फिगर है, उससे हम समझेंगे इस बात को। यह है हाउ मॉनेटरी। आप देखें इसमें क्या हो रहा है, जो पहले जो पॉइंट है आपका आई एस एल एम का इंटरसेक्शन का पॉइंट वो है जी। ठीक है, जी वो पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। अच्छा, जी पॉइंट क्या है, एफ ई लाइन से राइटवर्ड है, यानी डेफिसिट शो कर रहा है। अच्छा, डेफिसिट के साथ साथ वो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी पीछे है। ठीक है, यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है इसके पास, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी है। तो अब इसको किस तरीके से कैटर किया जाएगा, तो देखिए इसको कैटर करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले इन्होंने लगाई,
क्योंकि आउटपुट जो है वो पीछे था, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाने के लिए इन्होंने लगाई फिस्कल पॉलिसी। सही है, फिस्कल पॉलिसी लगी जिसने आईएएस को बढ़ाया आईएएस को बढ़ाया, और वो कोई एक समझ लें आईएएस को बढ़ाया, एक तो फिस्कल पॉलिसी की वजह से आईएएस बढ़ा, और आईएएस बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि हम एक नए पॉइंट पर आ गए। ठीक है, अच्छा वो नया पॉइंट इन्होंने शो नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप ओल्ड एलएम देखें और न्यू आईएएस डॉटेड वाला देखें तो आप यहाँ आ गए। अच्छा ये पॉइंट भी जो है एफ लाइन से नीचे, तो इट मीन्स क्या होगा कि अब फिक्स एक्सचेंज रेट है तो इंटरवीन तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इंटरवीन करेगी गवर्नमेंट और मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करेगी, यानी एलएम पीछे जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन ही मॉनेटरी पॉलिसी लेगी। उस एलएम के पीछे जाने के बाद हम नए आईएएस, नए एलएम और एफई लाइन के साथ ई पॉइंट के इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। यानी हमने दोनों चीज़ों से कॉप कर लिया, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट से भी, और क्योंकि वो एफई लाइन से देखें नीचे थे दोनों पॉइंट्स, डेफिसिट ही था बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हमें नज़र आ रहा है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट से भी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से भी हम पीछे थे। ठीक है, तो इट मीन्स इसका जो सोल्यूशन निकला वो निकला कि मॉनेटरी ईजी फिस्कल पॉलिसी लगाएं, यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएं, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएं, तो आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल में जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो। ठीक है, इसी का उल्टा जो है वो उस वक्त हो सकता है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका लेट्स सपोज बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगी और आपका क्या लें कहते हैं कि आप इन्फ्लेशन वाली साइड पे होंगे, तो अब आप क्या करेंगे, तब इसका उलट करेंगे। उलट क्या है कि फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शन ही लगाएंगे और मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन ही लगाएंगे। तो ये देखें, अब ये चारों के सवालात के जवाब इन्होंने यहाँ पे आपको दे दिए कि सरप्लस और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो तो ईजियर मॉनेटरी पॉलिसी और ईजियर फिस्कल पॉलिसी लगेगी। कोई सी भी पॉलिसी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशनरी होगी, जैसे कि पहले वाले टेबल में भी बताया था। इसी तरीके से रैपिड इन्फ्लेशन हो और डेफिसिट हो तो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी और टाइटर फिस्कल पॉलिसी, यानी सेकंड कॉलम और सेकंड रो की आप बात कर रहे हैं, सही, यानी फोर्थ बॉक्स। अच्छा, और दूसरे बॉक्स और तीसरे बॉक्स के लिए उन्होंने जो है वो ये चीज़ निकाल के दिखा दी जो हमने अभी करी। हमने अभी जो केस करा है वो हाई अनएम्प्लॉयमेंट और डेफिसिट का करा है, यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का, जो कि थर्ड बॉक्स आप उसको कहेंगे, सही है, जहाँ पर टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी और ईजियर मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी लिखा हुआ है, ये हमने कर लिया है। और रैपिड इन्फ्लेशन का केस आप लोग खुद बनाना वो केस में आपको देखें, ये इन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है, इसमें आपको बताता हूँ कि वो केस आप किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि आपका सरप्लस है। अच्छा, सरप्लस का मतलब है कि एफ ई लाइन से ऊपर वाले पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स है जी एफ डी सी, इनमें से कोई पॉइंट होगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी बोल दिया कि रैपिड इन्फ्लेशन है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से आप आगे होंगे, यानी जी और एच में से कोई होगा। अच्छा, जी, बी, डी और आपका आई, ये वो पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर आप कोई पॉलिसी डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और इनमें से कोई भी। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट में यहाँ पर आके फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर मसला आता है, फेल हो जाता है, तो डी, आई, बी और जी के अंदर तो नहीं होगा। तो अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एफ पॉइंट रहेगा क्योंकि एफ पॉइंट ये शो कर रहा है कि आप सरप्लस में भी हैं और वो ये भी शो कर रहा है कि आप रैपिड इन्फ्लेशन में भी हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे हैं। तो एफ पॉइंट पे लेट सपोज अगर आपका आई एस एल एम इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप आई एस की कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएंगे, कम करेंगे आई एस को, और एल एम को बढ़ाएंगे और इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार आप लोग खुद भी करके देखिएगा। तो ये 23rd चैप्टर यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये करेंसी डिवैल्यूएशन का है। अच्छा, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी बड़ा आसान सा है। इसमें ये है, कहते हैं कि आपको जो है वो लाजमी होता है डिवैल्यूएशन हो गई करेंसी की, इट मीन्स एफ लाइन पर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ा। अच्छा, डिवैल्यूएशन करेंसी की होने की वजह से क्या होता है कि जब करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई तो आपके पास प्राइस कम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, यानी करेंसी जब डिक्रीज़ हो गई तो लोगों के सामने आपकी करेंसी जो है वो सस्ती हो गई। अच्छा, सस्ती होने की वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आईएस पे फ़र्क पड़ेगा, तो आईएस आगे गया, और क्योंकि डिवैल्यूएशन हुई है करेंसी की, करेंसी डिवैल्यूएट हुई है, तो एफ लाइन जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम नए पॉइंट पर आ जाएंगे, कहाँ पे, ई पॉइंट के ऊपर। तो बस इसमें सिर्फ इतना सा ही है कि इसमें एफ लाइन इस वजह से शिफ्ट हो रही है कि एक्सोजेनस फैक्टर है, वरना फिक्स एक्सचेंज रेट ही प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, तो ये 23rd चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, फिर हम आएंगे 24th चैप्टर के ऊपर।
अच्छा 24 चैप्टर को हम जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि हम सारे मेन जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ चुके हैं। सिर्फ फिक्स को हम फ्लोटिंग में तब्दील करेंगे कि यहाँ पे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, यानी इधर एफ ई लाइन को भी अगर आप ज़रूरत पड़ने पे चेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट डेप्रिशिएट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिफेंड करने की वजह से आपको मनी सप्लाई ही ज़रूर आगे पीछे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चले मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के साथ। कि लेट सपोज आपने मनी सप्लाई इंक्रीज़ करी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होगा जैसे कि पहले हुआ था, कैपिटल फ्लोज आउट होगा। ठीक है, नीचे भी आएंगे तो देखें रियल स्पेंडिंग प्रोडक्शन इनकम राइज होगी, करंट अकाउंट जो है वो वर्स ऑफ ही होगा क्योंकि जो है वो जब ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी तो इम्पोर्ट्स भी बढ़ेंगे और जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ होगा इनकम के बढ़ने की वजह से लॉन्ग रन में और जो कि आपके एक्सपोर्ट को भी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देगा, तो लोग जो है एक्सपोर्ट भी कम करेंगे तो आपका करंट अकाउंट वर्सन होगा। यहाँ से आगे की स्टोरी जो है वो चेंज हो जाती है फ्लोटिंग के अंदर फिक्स के अलावा, क्योंकि फिक्स में ये था कि यहाँ पे लिख दिया गया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वर्सन ऑफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि कैपिटल भी बाहर जा रहा है, पैसा भी बाहर जा रहा है और करंट अकाउंट बैलेंस भी ख़राब हो रहा है, तो हो क्या रहा है कि ऑल टुगेदर आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो वर्सन हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि कैपिटल बाहर जा रहा है तो लाजमी आपके एक्सचेंज रेट पे नेगेटिव प्रेशर पड़ रहा है, करंट अकाउंट आपका वर्सन ऑफ हो रहा है तो नेगेटिव प्रेशर पड़ रहा है, यानी करेंसी डेप्रिशिएट की तरफ जा रही है। और यहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाएगी क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, वहाँ पे तो सिर्फ प्रेशर पड़ रहा था लेकिन हम होने नहीं दे रहे थे और डिफेंड कर रहे थे। गवर्नमेंट उसको डिफेंड कर रही थी मनी सप्लाई बढ़ा के, डोमेस्टिक करेंसी को सेल करके और फॉरेन करेंसी बाय करके, इस तरह करके कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे क्या करेगी वो, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। अच्छा, करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से एक काम क्या होगा कि जैसे ही करेंसी डेप्रिशिएट होगी लोगों को लगेगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनके लिए सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि करेंसी अब डेप्रिशिएट हो गई ना फॉरेन लोगों के लिए, वो आपकी चीज़ें सस्ती लगेंगी तो वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूव होगा। और जैसे ही आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी लाजमी सी बात है आपका इनकम आएगी तो इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमने एक तरीका सीख लिया। अच्छा, अब इसकी हम ग्राफ पे जाते हैं तो देखें ग्राफ पे भी उन्होंने क्या किया। ग्राफ पे अगर देखा जाए तो ग्राफ पे क्या हुआ है कि पहले आप लोग थे ई नॉट के पॉइंट पे, जहाँ पे आई एस एल एम जो है, आई एस एल एम और कह लें कि जो एफ ई है वो सारे बराबर थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से आप चले आपने मनी सप्लाई बढ़ाई सबसे पहले तो। अच्छा, मनी सप्लाई बढ़ाते ही आप कहाँ आएंगे, क्योंकि सिर्फ जब मनी सप्लाई बढ़ी है बाकी सब कुछ वही रहा, तो आई एस पुराना वाला और एल एम नए वाला, तो आप T1 के पॉइंट पर आ गए। अच्छा, T1 के पॉइंट पर जब आप आए तो T1 का पॉइंट आपको ये शो कर रहा है कि आप एफ ई लाइन से नीचे हैं, यानी एफ ई लाइन के राइट पर है, यानी एफ ई लाइन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका इस पॉइंट के ऊपर वो डेफिसिट में, सही है। अच्छा, डेफिसिट में है तो क्या होगा भाई, लाजमी सी बात है, जैसे ही डेफिसिट में है तो क्या होगा कि हमने ऊपर देखा कि क्या होगा कि करेंसी के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा और करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, और करेंसी यहाँ डेप्रिशिएट हो गई और एफ ई कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा, एफ ई कर्व जैसे ही नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ थोड़ा सा, वैसे ही जो है वो एफ ई कर्व के नीचे की तरफ शिफ्ट होने से करेंसी में डिक्रीज़ हो गई, तो क्या हुआ कि करंट अकाउंट बैलेंस अच्छा हो गया, क्योंकि जैसे ही आपकी करेंसी डिक्रीज़ हुई बाहर के लोगों को आपकी ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा सस्ती लगने लगी, उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ा दी, एक्सपोर्ट बढ़ाई तो वो आई एस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और आई एस बढ़ जाएगा, तो आई एस भी बढ़ा, एफ ई लाइन गिरी और उसकी वजह से थोड़ा सा आई एस बढ़ा, तो आप एक नए पॉइंट के ऊपर आ गए और वो नया पॉइंट क्या कहलाया E1 पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे आपका नया आई एस, नया एल एम और नई एफ ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रही थी। अच्छा, फिर बात आती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, जिस तरह हमने पिछले में देखा था, वहाँ फिक्स था, यहाँ फ्लोटिंग है। अब फ्लोटिंग में भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही, इंटरेस्ट रेट रेज होगा, कैपिटल बढ़ेगा, रियल स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, करंट अकाउंट लेकिन इसकी वजह से वर्सन होगा, प्राइस लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से भी करंट अकाउंट वर्सन होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो महंगी हो जाएंगी लोगों के लिए और वो लोग नहीं लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे वही बात दो जिस तरह हमने पिछली दफ़ा पढ़ी थी पिछली वीडियो में, कि भाई रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव की बात आती है कि जितना ज़्यादा कैपिटल फ्लो जो है रिस्पॉन्सिव होगा फिर वैसे ही आपकी करेंसी बिहेव करेगी। यानी अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा तो करेंसी ऑल ओवर अप्रिशिएट होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, सही है। और इसी की वजह से क्या होगा, कहते हैं कि स्पेंडिंग, अगर तो करेंसी अप्रिशिएट होगी तो स्पेंडिंग जो है वो बढ़ेगी,
ऑल टुगेदर। और अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो ऑल टुगेदर जो है यानी लो रिस्पॉन्स होगा अगर कैपिटल फ्लो का। यानी कि कोई देखें दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नीट्यूड हैं, एक कैपिटल फ्लो है, एक करंट अकाउंट है, ठीक है। तो कैपिटल फ्लो एक साइड से आ रहा है और करंट अकाउंट एक साइड से आ रहा है। तो कैपिटल फ्लो आप कह लेंगे, कहते हैं कि आपकी जो है वो करेंसी को ये दिखा रहा है सॉरी। अच्छा, कैपिटल फ्लो ये आपको कह रहा है, कहते हैं कि देखें कैपिटल फ्लो आपकी करेंसी को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। जबकि करंट अकाउंट अगर वर्स ऑफ हो रहा है तो आपकी करेंसी को गिराएगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर तो कैपिटल फ्लो का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो करेंसी अप्रिशिएट होगी, और अगर करंट अकाउंट का ज़्यादा होगा तो डेप्रिशिएट होगी। और इसी तरीके से अगर अप्रिशिएट होगी तो लाजमी सी बात है फिर स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि करेंसी अगर अप्रिशिएट होगी सॉरी, अगर अप्रिशिएट होगी तो लाजमी सी बात है जो इनकम है वो आपकी कम ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट का जो पार्ट है वो आपका हट जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट लोग कम करेंगे, आपकी करेंसी की बढ़ने की वजह से चीज़ें आपकी महंगी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो फिर ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। वो किस तरीके से कि आपका एक्सपोर्ट भी जो है वो आपको ज़्यादा, एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि लोगों की नज़र में आपकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, और उनको लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अब ये हम यहीं से देखेंगे उसी तरीके के ग्राफ से कि भाई रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे ये आ गए दोनों ग्राफ्स। अच्छा, पहले हम ए वाले को करते हैं। ई नॉट पर ही थे। अच्छा, अब ई नॉट से आपने क्या करा? देखिए, ई नॉट से आपने सबसे पहले तो करा कि भाई क्योंकि आपने फिस्कल पॉलिसी लगाई है तो आपने आईएएस को बढ़ाया। अच्छा, आईएएस को बढ़ाया और आप आईएएस 1 पे चले गए, ठीक है। जो कि आपका आईएएस 1 ओल्ड एलएम और की बात करी जाए तो ये इंटरसेक्शन हो रही है T2 पॉइंट पे। अच्छा, T2 पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है अगर आप गौर करें तो T2 पॉइंट पे ये हो रहा है कि T2 पॉइंट जो है वो आपका एफई लाइन से, जो ओरिजिनल एफई लाइन है आपकी ई नॉट से जा रही है, एफई का नाम जिसको दिया हुआ है उससे आप ऊपर हैं। तो यानी क्या है, सरप्लस है आपका, सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है आप। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप सरप्लस में हैं तो अब आप क्या करेंगे? अब लाजमन आपका बैलेंस ऑफ अकाउंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में है, तो आपकी करेंसी क्या होगी? अप्रिशिएट होगी। अच्छा, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हुई तो आपकी एफई लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ, FE2, ठीक है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा, जैसे ही एफई लाइन आपकी शिफ्ट होगी तो आपको पता है कि जब एफई लाइन शिफ्ट होगी तो आपका वो जो एक्सपोर्ट का पार्ट है, यानी जो करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो जो एक्सपोर्ट है आपकी, लोगों की नज़र में आपकी जो, क्योंकि करेंसी महंगी हो गई है तो लोगों की नज़र में आपकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो वो कम इंपोर्ट करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, तो आईएएस थोड़ा पीछे की तरफ आएगा और E2 पॉइंट के ऊपर जो है ये लोग आप कहते हैं कि एंड अप कर जाएंगे, ठीक है। तो जो बात उन्होंने बोली थी वही बात होगी कि देखें जितने राइज़ होनी थी 130 तक के, वो 130 तक के राइज़ नहीं होगी, बल्कि वो 125 तक के आउटपुट आपका जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी करेंसी में जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, कैपिटल ज़्यादा इनफ्लो होगा बनिस्बत करंट अकाउंट के ख़राब होने से। तो आपने देखा कि करंट अकाउंट इतना ज़्यादा वर्सन ऑफ नहीं हुआ, आईएएस इतना पीछे शिफ्ट नहीं हुआ जितना जो है वो आपका आपका कैपिटल फ्लो ज़्यादा होगा। अच्छा, तो अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, अब आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? अनरिस्पॉन्सिव कैप इंटरनेशनल। अच्छा, आपने क्या करा? आईएएस शिफ्ट करा, आईएएस 1 पर आ गए। अच्छा, आईएएस 1 के ऊपर जब आप आए तो न्यू आईएएस और ओल्ड एलएम के ऊपर आप T3 पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। इस T3 पॉइंट के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है कि T3 पॉइंट आपका कहाँ है? एफई लाइन से नीचे की तरफ है, सही है, राइट हैंड साइड पर है। तो यानी आपका एफई लाइन क्या कह रहा है कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट इस T3 पॉइंट के ऊपर डेफिसिट में। अच्छा, जब आप अब डेफिसिट में है तो क्या होगा? लाजमी कहते हैं करेंसी पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा और आपकी एफई लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, यानी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अच्छा, करेंसी डेप्रिशिएट होते ही क्या हुआ कि आपको वही बेनिफिट, वो वाला बेनिफिट भी मिल गया कि आपकी करेंसी जब डेप्रिशिएट हुई तो आपकी चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई, लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गई, लोगों ने अपनी इंपोर्ट बढ़ा दी, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। ये कौन से लोग हैं? जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स। आप जब एक्सपोर्ट उन्होंने आपकी बढ़ा दी तो आप जो है वो, और आईएएस आपका फर्दर आगे मूव कर गया, तो जितना उसको पहले होना चाहिए था 130 पे, प्रोबेबली जो इधर बात करी गई थी इस वाले पॉइंट के ऊपर
कि ये वाली बात कि स्पेंडिंग एंड इनकम में राइज लेस एट फर्स्ट बट इवेंचुअली प्रॉबेबली राइज मोर। तो यही हुआ कि पहले वो राइज कम हुई 130 तक के, लेकिन इवेंचुअली ज़्यादा राइज हुई। क्यों? क्योंकि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, आपका जो मैग्नीट्यूड था ना कैपिटल फ्लो का वो कम था, और आपका करंट अकाउंट का फ्लो मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, जिसकी वजह से आपकी ये राइज हो गई। ठीक है। अच्छा, अब वही बातें सारी शॉक्स की आ गई। इंटरनेशनल शॉक, वही इंटरनल शॉक सॉरी, डोमेस्टिक मॉनेटरी शॉक या डोमेस्टिक स्पेंडिंग शॉक, यानी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी जाए, फिस्कल पॉलिसी की बात करी जाए। फिर इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो शॉक, वही वाला कि एफई लाइन की वजह से एफई लाइन चेंज हो रही हो लेट सपोज। तो हम देखते हैं अब क्या हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने भी बताया कि एडवर्स फाइनेंशियल कैपिटल शॉक आ गया है। ठीक है। कब क्या है? कैपिटल शॉक आया, फाइनेंशियल कैपिटल शॉक। अच्छा, एडवर्स फाइनेंशियल कैपिटल शॉक आने की वजह से क्या हुआ देखें कि आपके पास, आप पहले ई नॉट पॉइंट पे थे। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी एफ ई लाइन जो है, एडवर्स सप्लाई शॉक आया है, तो यानी एफ ई लाइन क्या हुआ, आपकी पीछे शिफ्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा अच्छा, पीछे शिफ्ट हुई है एफ ई लाइन सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, अब एफ ई लाइन जब पीछे शिफ्ट हुई है तो इससे आपको क्या शो हो रहा है? अच्छा, एफ ई लाइन के पीछे शिफ्ट होने का जो तरीक़ेकार है वो पीछे शो होने, वो पीछे शिफ्ट होने से जो बताना वो चाह रहे होते हैं, वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि देखें अब जो आई एस एल एम का पॉइंट है वो नीचे रह गया, यानी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चली गई। तो देखिए एफ ई लाइन पीछे शिफ्ट हो गई। अब आई एस एल एम का जो पॉइंट था वो आपका जो है वो ई नॉट जो है वो नीचे ही है आपका, उस एफ ई आप कह लें, क्या कहते हैं आपका एफ ई लाइन जो है वो डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट हुई है? एक मिनट रुके, मैं इसमें से भी देख लूँ। एफ ई डैश पे शिफ्ट हुई है, बिल्कुल। अच्छा, एफ ई डैश पे शिफ्ट हुई है, जो कि आपको क्या शो कर रहा है कि एफ ई लाइन जो है अब नई आपकी ऊपर है और आपका जो ई नॉट का पॉइंट है वो नीचे है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। यही आपको शो कर रहा है कि एडवर्स इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो शॉक है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि हमने तो अभी पढ़ा है, क्या कहते हैं कि जैसे ही जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो एफ ई लाइन पीछे जाती है, जबकि इधर तो आप कह रहे हैं कि कैपिटल फ्लो एडवर्स इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो है, यानी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो फिर जो है वो तो उसको आगे जाना चाहिए था करेंसी के तरीके से, लेकिन यहाँ ये पीछे जाने का मकसद ये है कि पीछे जाके ये पता चल रहा है, हमें ये बात क्लियर हो रही है कि अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अब वो डेफिसिट शो कर रही है। ठीक है, क्योंकि एफ ई लाइन अब नई जो बन गई है वो ऊपर है और हमारे पॉइंट्स नीचे आई एस एल एम के। तो अब हम किस तरीके से वापस आएंगे? अच्छा, अब हम इस तरीके से वापस आएंगे कि क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है इस वक्त और आपका इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, तो कैपिटल फ्लो से क्या हो रहा है कि आपका जो है वो कैपिटल फ्लो जो है वो आपके खाली एफ ई को शिफ्ट नहीं करता, क्योंकि एफ ई के साथ साथ जो है जब एफ ई को आप वो आपका सॉरी जब आप हाँ एफ ई को जब वो शिफ्ट करेगा, पीछे उससे शिफ्ट करा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिसिट नज़र आया, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है तो क्या होगा, करेंसी के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा कि वो डेप्रिशिएट हो। तो वो डेप्रिशिएट होने के लिए एफ ई डैश से एफ ई फोर की तरफ आई। अच्छा, एफ ई फोर की तरफ आई, जैसी करेंसी डेप्रिशिएट होगी इसका फ़ायदा किसको होगा, क्योंकि इंपोर्ट्स जो है वो लोग ज़्यादा करेंगे फॉरेनर्स और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आईएस जो है वो भी शिफ्ट होगा आगे। तो आईएस आगे शिफ्ट हुआ, एफई थोड़ा सा एफई डैश से नीचे आई और एक ई4 के ऊपर एक नया पॉइंट इन लोगों ने बना लिया। अच्छा, अब ये बात है एडवर्स इंटरनेशनल ट्रेड शॉक की। अच्छा, ट्रेड शॉक में क्या हो रहा है ये देखें आप कि आईएस और एलएम और एफई जो है, आईएस और एफई सॉरी जो है वो आपका ई नॉट पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, असल में इन्होंने एलएम की जो लाइन है वो मेरे ख़्याल में यहाँ पे मिस हो गई है, इन्होंने लगाई भी नहीं है, लेकिन आई एस एल एम की लाइन जो है ना वो सारी तीनों इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एल एम की लाइन इन्होंने मिस कर दी है इसमें से। ठीक है, एल एम को क्योंकि कोई चेंज वेंज होना नहीं था, तो खैर बहरहाल इन्होंने वो इधर नज़र नहीं आ रही इस पीडीएफ में। खैर, आईएस और एलएम और एफई लाइन ई नॉट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड शॉक आया एडवर्स, जिसकी वजह से एफई लाइन पीछे गई। अच्छा, एफई लाइन पीछे गई और साथ ही साथ आईएस कर्व भी आपका पीछे गया, क्योंकि ट्रेड शॉक है आपका, एक्सपोर्ट के ऊपर ही मसला आया जिसकी वजह से आईएस पीछे गया। अच्छा, क्योंकि एफई लाइन पीछे चली गई तो आपका जो
ई नॉट है वो पॉइंट आपका नीचे रह गया, डेफिसिट शो हो रहा है, जिसकी वजह से अब डेफिसिट की वजह से क्या होगा, करेंसी जो है वो भी डेप्रिशिएट होगी। करेंसी डेप्रिशिएट हुई, एफ ई लाइन वापस अपने पॉइंट पर आएगी, क्योंकि एफ ई लाइन को तो वापस आना ही है। और आई एस भी चूँकि जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो क्या होगा, जो उसकी एक्सपोर्ट्स वापस से बढ़ जाएंगी, यानी जो एडवर्स शॉक आया उसके ऊपर वो एक्सपोर्ट, क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से बढ़ जाएंगी, तो आई एस भी वापस अपने पॉइंट पर चला आएगा और वापस वो T5 से टेम्पोरेली जो T5 पे गए थे वो वापस अपने जो है वो ई नॉट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 24 चैप्टर का सारा कुछ तरीक़ेकार हुआ, और इसमें और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और ये हमारा चैप्टर भी एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को अपने एंड अप कर चुके हैं, और आई होप क्या कहते हैं कि अच्छा गुजरा होगा। इसको देखो, इसको करो, पढ़ो, और फिर मुझे बताना कहीं भी जो भी मसला हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।